मैंने आज से 3 साल पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, लेकिन अगर मुझे 2026 में सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन ये वो चीज़ें नहीं है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं, और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बना रहा हूँ, और कैसे आप लोग भी सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका ट्रेडिंग चार्ट हमेशा के लिए बदल सकता है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। अब हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो में। अब ट्रेडिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 साइकोलॉजी, पार्ट 2 टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन आज की वीडियो में मैं साइकोलॉजी पे नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट पे फोकस करने वाला हूँ। अब टेक्निकल एनालिसिस में से 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपना सबसे ज़्यादा फोकस और टाइम देना चाहिए, और वो 2 चीज़ें हैं प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स जब वो पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वो फोकस करते हैं इंडिकेटर्स पे, या फिर वो कोशिश करते हैं ढूंढने की कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो उन्हें मार्केट में सिग्नल दे दे कि कब बाय और कब सेल करना है। लेकिन अब मैं वो पहला इंसान हूँ जो आपको बताएगा कि मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ होती है, और वो है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स। और सच बात यह है कि मार्केट मूव ही ऐसे करता है। अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता चले मार्केट में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और इसीलिए मार्केट में 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर तुम्हारा ट्रेडिंग चार्ट भी दुनिया चाह के इंडिकेटर्स और लाइंस से भरा पड़ा है तो बस तुम्हें उन सारी चीज़ों को अभी रिमूव करना चाहिए। क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था मेरा ट्रेडिंग चार्ट भी दुनिया चाह के इंडिकेटर्स और लाइंस से भरा पड़ा था। लेकिन समय के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, इन सारे इंडिकेटर्स और लाइंस का मेरे ट्रेडिंग चार्ट पे होना। और इसी वजह से मैं प्राइस एक्शन पैटर्न्स और वॉल्यूम आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। अब मैं 2 चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाए ताकि आप समझ सको ये ट्रेडिंग के कितने इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब है ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस में। तो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 1 है, मतलब एक बायर और एक सेलर था, दोनों ने एक प्राइस पे ऑर्डर प्लेस किया और एक सेल का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 10 है, मतलब मार्केट में 10 बाय कॉन्ट्रैक्ट्स और 10 सेल कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब एक चीज़ है जो लोग वॉल्यूम के बारे में गलत समझ लेते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेट करता है मार्केट में ज़्यादा बायर्स या ज़्यादा सेलर्स। लेकिन असलियत में ऐसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। देयर इज़ लिटरली नो सच थिंग एज मोर बायर्स और मोर सेलर्स इन द मार्केट। क्योंकि हम वॉल्यूम से सिर्फ एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा अग्रेसिव है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। लेकिन अगेन ज़्यादातर ट्रेडर्स वॉल्यूम का ये पार्ट ही इग्नोर कर देते हैं। अब ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि कौन सी साइड ज़्यादा अग्रेसिव है, मार्केट में एक थियरी है जिसका नाम है ऑक्शन मार्केट थियरी। क्योंकि बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन है जहाँ बायर्स और सेलर्स बोली लगाते हैं एक कॉमन प्राइस पर। अब हर एक ट्रांजैक्शन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बीड और आस्क। अब बीड और आस्क काम ऐसे करता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करते वक्त या तो वो एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर वो एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्लेस किया एक मार्केट ऑर्डर सेल का, तो ऑब्वियस सी बात है वो अग्रेसिव है सेलिंग साइड पर। अब ये चीज़ अगर डिपेंड करती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, या फिर वो प्लेस करेंगे एक लिमिट ऑर्डर। उनके लिमिट ऑर्डर प्लेस करने पर हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चलेगी, बीट
और आस्क साइड पर। अब मैं ये चीज़ अच्छे से जानता हूँ कि ये थियरी समझने में थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं इस थियरी को समझाऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है और उसी वक्त उसके वॉल्यूम की भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर बाइंग लेवल्स पर। लेकिन एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके प्राइस की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन उसके वॉल्यूम की वैल्यू या तो कांस्टेंट है या फिर कम हो रही है। अब इस केस में लो वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि ट्रेडर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वो पर्टिकुलर बाइंग लेवल्स पर। लेकिन अगर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन उसके वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब अब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर बाइंग लेवल्स पर और फ्यूचर में जाके इसके प्राइस की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। अब मैंने डिक्रीज या इंक्रीज इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ अगेन डिपेंड करती है मार्केट की डायरेक्शन पर। लेकिन मार्केट में डायरेक्शन पता करना एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कर सकता है। और बाय द वे AGI आज की डेट में अचीव नहीं हुआ है। तो यही थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टेक्निकल एनालिसिस का। अब जैसा कि मैंने कहा था और भी बहुत कुछ है वॉल्यूम के बारे में सीखने के लिए, और भी बहुत कुछ है ऑर्डर फ्लो और ऑक्शन मार्केट थियरी के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम इन सारी थियरीज को डिटेल में समझें, हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के दूसरे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे जो है प्राइस एक्शन। अब जब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की तो प्राइस एक्शन हमेशा से किंग है और एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं भी सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अब प्राइस एक्शन में से बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आप लोग देख सकते हो, जैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन प्राइस एक्शन स्टडी करने का मेन मोटिव है ये समझना कि मार्केट में स्ट्रेंथ का है, ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में से कौन से एरियाज़ है जहाँ एक सर्टन प्राइस एक्सेप्ट हो रहा है और मार्केट कौन से एरियाज़ में ट्रेड लेने लायक है। अगर ट्रेडर्स को लग रहा है कि करंट स्टॉक प्राइस, शेयर प्राइस या फॉरेक्स प्राइस जो कुछ भी हो राइट, वो एक फेयर वैल्यू प्राइस पर है तो मार्केट उन्हीं लेवल्स के अराउंड ट्रेड करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू प्राइस एडजस्ट होगा और उसका रीज़न होगा इकोनॉमिक न्यूज़, उसका रीज़न होगा RBI अनाउंसमेंट्स, सेबी अनाउंसमेंट्स या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो मार्केट में ट्रेडर्स के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करी है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली TCS कंपनी ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल लिया। अब आपको एक प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आई एक इकोनॉमिक न्यूज़। इस न्यूज़ ने बनाया ट्रेडर्स के दिमाग में एक परसेप्शन, इस परसेप्शन ने अफेक्ट किया उनके बाइंग डिसीजन को और इस बाइंग डिसीजन ने एडजस्ट किया मार्केट में फेयर वैल्यू प्राइस। अब इकोनॉमिक न्यूज़ तो सबके लिए सेम है, लेकिन मार्केट में फेयर वैल्यू प्राइस पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीक़ों से एडजस्ट हो सकता है। तो आपने देखा कि कैसे ये चारों प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन देखा जाए तो इकोनॉमिक न्यूज़ और फेयर वैल्यू प्राइस का एडजस्ट होना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में एक फेमस सेइंग है कि करंट स्टॉक प्राइस एक एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है ट्रेडर्स के परसेप्शन का उस स्टॉक को लेकर। इसका मतलब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि IPO आने से पहले उस कंपनी के फाउंडर्स आपको दिखेंगे इंटरव्यूज़ पर, न्यूज़ चैनल्स पर, पॉडकास्ट पर, रियलिटी शोज़ में, बिजनेस इवेंट्स में, कॉलेज इवेंट्स में। इस सब का रीज़न क्या है? क्योंकि वो चाहते हैं आपके दिमाग में बने एक पॉजिटिव परसेप्शन उनके कंपनी को लेकर, जिसके वजह से आप इन्वेस्ट करो उनके आने वाले IPO में। और स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि स्टॉक प्राइस एक एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है ट्रेडर्स के परसेप्शन का। लेकिन यही चीज़ मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रेडर्स का परसेप्शन ईजिली मैनिपुलेट हो सकता है और यही चीज़ मार्केट में आगे जाकर इम्बैलेंस लेकर आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा हो सकता है कि अग्रेसिव बायस आए और वो मार्केट में प्राइस ऊपर ले गए और सेम चीज़ हम देख सकते हैं होते हुए
ट्रेडिंग चार्ट्स पर भी। और ये चीज़ ट्रेडिंग चार्ट्स पर देखने से हमें मार्केट के बारे में एक डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जैसे क्या मार्केट सच में ट्रेंडिंग है, क्या मार्केट एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देने वाला है, क्या मार्केट में सच में सेलिंग हो रही है या फिर सिर्फ एक ट्रैप है। और इसीलिए जब हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को कंबाइन करते हैं हमें पता चलती है मार्केट की डायरेक्शन। अब एक इंडिकेटर है RSI। लोग कहते हैं अगर RSI 70 के ऊपर है या फिर 30 के नीचे है तो तुम्हें बाय या फिर सेल करना चाहिए, जो कुछ भी वो केस हो, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि RSI एक लैगिंग इंडिकेटर है। मार्केट में सारे तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इसका मतलब प्राइस पहले फॉर्मुलेट होगा और सिर्फ उसके बाद इंडिकेटर फॉलो करके डेटा प्रेजेंट करेगा, और यही चीज़ बनाती है इसे एक लैगिंग इंडिकेटर। और इसी वजह से दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बिना किसी इंडिकेटर के ट्रेड करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस से पीछे रहेंगे, लेकिन ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमेशा प्राइस से आगे रहेंगी, और वो है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, उन ट्रांजैक्शंस का जो मार्केट प्लेस में हो रहे हैं। तो अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं जो मार्केट में सालों से ट्रेड कर रहे हैं और जिसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों की एक कंबाइंड लेवल पर नॉलेज है, तो जैसा कि मैंने कहा था मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ ऑर्डर फ्लो और ऑक्शन मार्केट थियरी के बारे में एक डीप लेवल पर, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने सिर्फ सरफेस लेवल टच किया है। इसमें और भी डीपर लेयर्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका अभी तक इनमें से किसी भी चीज़ के साथ एक्सपोजर नहीं हुआ है, देन अगेन टेक वन स्टेप बैक एंड सिंप्लीफाई यूर ट्रेडिंग प्रोसेस। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। कोई भी क्रेजी इंडिकेटर या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढने मत लग जाइए। अपने चार्ट को 100 तरीकों के इंडिकेटर्स और लाइन से मत भरिए। जैसा कि मैंने कहा था, स्टिक टू द बेसिक्स, फॉलो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, और इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करिए मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, मार्केट के बारे में एक डीप लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और आने वाले हफ्तों में मैं डेफिनेटली इन सारी थियरीज पर एक डीप लेवल पर जाके वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। कमेंट करिए आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है लेकिन जिसके बारे में अब तक मैं नहीं जानता। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। Subscribe to the channel so you never miss out on any of the future videos, and I will see you all in the next one. I can't stop, won't stop.